हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बीमा यानी कि इंश्योरेंस हम लोगों के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं में ये हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। और जब कभी भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उस दौरान हमारे पास एकमात्र सहारा अगर होता है तो वो बीमा होता है। इस दौरान बीमा हम लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा लाभदायक रहता है और जो हो रहे खर्चे होते हैं वहां ये बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाता है। अब देखिए, दरअसल इसी स्थिति के तहत आज सभी को ये सलाह दी जाती है कि आप लोगों के पास अपना खुद का बीमा जरूर होना चाहिए। और इसी वजह से लोग अपने अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर मेडिकल इंश्योरेंस हो, या फिर आजकल तो स्थिति इतनी हो गई है कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और आपके बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, गाड़ी की, इन सभी के इंश्योरेंस भी कराए जाते हैं। यानी कि पता है कि जब कभी भी दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी तो उस दौरान ये इंश्योरेंस हम लोगों को हेल्प करेगा और आर्थिक सहायता के रूप में ये आगे उस समय दूत के रूप में काम करता है। अब लेकिन दरअसल फिलहाल भारत में जो इंश्योरेंस की व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार लेकर के आ गई है एक नया बीमा नियम। अब दरअसल जो बीमा अधिनियम आ रहा है हमारे देश के अंदर, इस बीमा अधिनियम से पूरे देश की जो बीमा प्रणाली है वो बदलने वाली है और बहुत कुछ नया होने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि आप लोग ये सारी बातें जाने समझे कि क्या क्या खास और नया हमें देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, दरअसल फिलहाल जो हमारा आर्टिकल है उसके टाइटल का कहना है न्यू इंश्योरेंस बिल, व्हाट इन द व्हाट्स लेफ्ट आउट। एंड दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल। अब देखिए, दरअसल न्यू इंश्योरेंस बिल हमारी जो सरकार लेकर के आई है, सरकार ने उस बिल को नाम दिया है सबका बीमा सबकी रक्षा। यानी कि सरकार फिलहाल ये चाहती है कि देश के अंदर कोई भी अब बीमे के दायरे से ना छूटे और हर एक व्यक्ति का अपना खुद का बीमा जरूर हो। तो सरकार हर एक व्यक्ति को बीमा में कवर करना चाहती है, इसीलिए नाम दिया गया है सबका बीमा सबकी रक्षा, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025। यानी कि सरकार अब इस दौरान हमारे देश के कुछ पुराने बीमे से जुड़े हुए कानूनों में संशोधन करने वाली है। और संशोधन वो किया जा रहा है इस नए विधेयक के माध्यम से, और बहुत कुछ इसी के साथ चेंज हो रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए जानते समझते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और आने वाले समय में किस प्रकार से दिखने वाली है भारत की बीमा व्यवस्था। तो देखिए, फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी शुक्रवार को सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, फिलहाल अभी हमारा जो केंद्रीय कैबिनेट है, उस कैबिनेट ने अपने स्तर पर हमारे इस विधेयक को दे दी है मंजूरी, जिसका नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025। अब देखिए, दरअसल ये ना प्रोसीजर होता है। सबसे पहले जब कभी भी कोई भी विधेयक तैयार होता है तो पहले उसके मामले में कैबिनेट के स्तर पर मंजूरी लेनी होती है। कैबिनेट के बाद फिर जो मंजूरी होती है वो संसद की तरफ से लेनी होती है। तो पहले कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है, फिर उसके बाद कैबिनेट सभी चीजों को पास करते तो संसद की मंजूरी, फिर संसद से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की सहमति, तब जाकर के कोई भी विधेयक कानून बनता है। तो अभी जो पहला चरण था कैबिनेट से पास होने का, ये इसने कर लिया है। अब इसको संसद में पेश कर दिया जाएगा। तो उम्मीदें यही है कि इस बार के शीतकालीन सत्र में, जो फिलहाल अभी ऑनगोइंग है, इसी शीतकालीन सत्र में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है और अभी से ही चीजों को एक नए खाके के तहत ढाला जा सकता है। इस विधेयक के लाने के पीछे का मुख्य जो उद्देश्य है उसमें शामिल है आधुनिकीकरण, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि अब जो हमारे देश की बीमा व्यवस्था है उसको वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आधुनिक बनाया जाए और जो आज की मांगे हैं और जो आज की आवश्यकता है उनके अनुरूप ही इस कानून को ढाला जाए या हमारी जो बीमा प्रणाली है उसको ढाल दिया जाए। इसके अलावा व्यापक कवरेज, तो जिस तरह से सरकार ने कहा भी है कि भाई सबका बीमा सबकी रक्षा, तो ठीक वही स्थिति यहाँ पर भी शामिल की जा रही है कि सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति हमारे देश का बीमा के कवरेज में हो। दरअसल अभी फिलहाल क्या होता है कि बहुत सारे लोग या तो बीमा से जुड़ी चीजों को समझते नहीं है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक अलग आर्थिक बोझ हमारे जीवन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से वो उससे जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन दरअसल अब सरकार कह रही है कि देखो, हम ये चाहते हैं कि बीमा कवरेज बढ़े तो देश के हर एक नागरिक को हम इसमें कवर करने के लिए बेहतर से बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही एक अगली स्थिति ये है कि मजबूत नियामक निरीक्षण। तो सरकार ये भी चाहती है कि जो बीमा कंपनियां हैं वो प्रॉपर नियमों और कानूनों के दायरे में रहकर काम करें, उनकी मनमानी ना चले और चीजें इसी वजह से देश के नागरिकों के लिए सुव्यवस्थित रहें, ये भी इनकी चाहत है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है और क्या उसके पीछे का उद्देश्य है, ये दोनों बातें मैंने आप लोग को यहाँ प्रॉपरली क्लियर की है। अब दरअसल सरकार जो यहाँ पर एक बात ये कह रही है कि बीमा कानूनों में संशोधन, तो दरअसल एक नया बिल तो आया, लेकिन इस बिल के आने की वजह से कौन कौन से कानूनों में संशोधन हो रहा है वो भी आपको पता होना जरूरी है। तो दरअसल इस दौरान हमारी सरकार देश के 3 पुराने कानूनों में संशोधन कर रही है। एक कानून तो ऐसा है जो स्वतंत्रता से भी पहले का है। इसके अलावा जो 2 कानून हैं उसमें भी एक 1956 का है और एक 1999 का। यानी कि हमें पता चल रहा है कि पिछली शताब्दी के ही ये कानून है और अभी इनको वर्तमान परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ढालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज समय बदल गया है, आवश्यकता बदल गई है, परिस्थितियां बदल गई हैं और देश के नागरिकों का बीमा व्यवस्था को देखने का नजरिया भी बदल चुका है। तो वो चीजें ही अब फिलहाल वर्तमान के अकॉर्डिंग चेंज कर रही हैं, इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। तो यह जो पहला कानून है उसका नाम है बीमा अधिनियम 1938। इसके बाद दूसरा कानून है जीवन बीमा निगम
अधिनियम 1956। दरअसल ये जो कानून है ये हमारे देश का LIC एक्ट है। तो LIC जिसको हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहते हैं, वो ही जीवन बीमा निगम है। और इसके अलावा जो तीसरा कानून है वो है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999। तो इन तीनों कानूनों में ही किया जाएगा संशोधन। लेकिन अब एक प्रश्न यही है कि क्या है आवश्यकता जिसकी वजह से ये सारे कानून चेंज किए जा रहे हैं और चीजों को बदला जा रहा है, या वर्तमान में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमारी सरकार कुछ परेशानियां महसूस कर रही है। तो देखिए, दरअसल भारत में एक बड़ी दिक्कत जो बीमा सेक्टर में देखी जा रही है वो है कम पैट, यानी कि लो पेनिट्रेशन। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, दरअसल भारत के अंदर आबादी तो बहुत ज्यादा है और भारत दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भी है। लेकिन इस सबके बावजूद भारत में अगर हम लोग ये देखें कि कितने लोग खुद को इंश्योरेंस से जोड़ के रखते हैं, तो ये स्थिति बहुत ही कम है। यानी कि भारत में बीमा पैट बहुत कम है। और अभी ये समझ लीजिए कि कुल बीमा पैट केवल 4% ही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम वैश्विक औसत देखें तो वो 7% है। यानी कि हम लोग वैश्विक प्रतिशत से भी बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। और इसी वजह से सरकार जब इन कानूनों को लेकर के संशोधन कर रही है, तो वहां सरकार ने लक्ष्य डिसाइड किया है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2027। यानी कि सरकार ये कह रही है कि जब तक भारत की आजादी को 100 साल पूरे होंगे, तो 100 साल पूरे होने की स्थिति में हम हर ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास में इंश्योरेंस कवरेज हो। तो इसीलिए टाइटल दिया गया है कि लक्ष्य के तहत बताया गया है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2027, जो कि काफी अच्छा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें खास है। इंश्योरेंस का पढ़ना आप लोगों के लिए GS पेपर 2 जिस तरह से कानून बदल रहे हैं वहां भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही एक GS पेपर 3 इकोनॉमी के तहत भी इंपॉर्टेंट रहता है। ये दोनों ही जगह पे खास रहता है। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2027 ये हमारे जीवन के लिए बहुत खास रहता है कि हर एक व्यक्ति का इंश्योरेंस जरूर हो। अब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, वो सारी चीजें इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में मिलती है हमें। अब आवश्यकता भी समझ में आ गई है कि क्यों हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारे देश के बीमा कानून जो पुराने हो चुके हैं इनको बदला जाए। लेकिन अब दरअसल हमारी सरकार इन बीमा कानूनों को किन उद्देश्यों के तहत कैसे बदल रही है, वो दोनों चीज समझते हैं। तो पहले समझते हैं क्या क्या उद्देश्य रखे हैं सरकार ने इसको बदलने के लिए, उसके बाद हम ये समझेंगे कि अब क्या क्या नए प्रावधान हो रहे हैं। तो देखिए, दरअसल उद्देश्यों में शामिल है सबसे पहला बीमा क्षेत्र में पूंजी प्रवाह बढ़ाना। तो देखिए, अभी फिलहाल जो बीमा क्षेत्र है वो खास तौर पे LIC के आसपास घूमता है मेनली। बाकी इसके अलावा हमारे और सेक्टर्स भी हैं, बैंक्स भी हैं जिन्होंने चीजों को शुरू किया, लेकिन मेनली काम जो है वो LIC के आसपास है। तो बीमा क्षेत्र में पूंजी प्रवाह को बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, पहला उद्देश्य है इस नए विधेयक के लाने का। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा और उत्पादन नवाचार को बढ़ावा देना। तो सरकार चाहती है कि जो हमारा बीमा क्षेत्र है वहां पर कंपटीशन भी बढ़े और कंपटीशन के साथ साथ कुछ नवाचार भी हमें देखने को मिले, इनोवेशन भी हो। इसी वजह से सरकार ये काम कर रही है। इसके साथ ही बीमा को अंतिम मील तक पहुंचाना, यानी कि हमारे देश का जो अंतिम वर्ग का नागरिक है, जो हाशिए पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति कवर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि केवल और केवल इसको इतना ज्यादा महंगा रखना है कि अधिक आय वाले लोग ही कवर कर पाए। यहाँ पर चीजें चाहिए कि हर एक नागरिक से जुड़े और हर एक नागरिक खुद को बीमा की कवरेज में सुरक्षित कर ले, ये सरकार की चाहत है। इसके अलावा नियामकीय ढांचे को आधुनिक बनाना। तो कानून पुराने हो चुके हैं, जरूरी है कि अब नए कानून आए, आज की वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप कानून आए, उसके अकॉर्डिंग चीजों को लेके जाना, और साथ ही वैश्विक बीमा बाजार के साथ एकीकरण करना। तो जैसे कि हम लोगों ने आंकड़ों में भी देखा था कि वैश्विक बीमा पैठ जो है वो भारत से ज्यादा है, भारत के अंदर औसत कम है। तो हम यहाँ पे यही चाहते हैं कि हम लोग वैश्विक चीजों से कॉम्पीट करें, ग्लोबल लेवल के अकॉर्डिंग चीजों को संभालें और भारत को वैश्विक स्तर के समान ही आगे बढ़ाएं। ये सारी के सारी उद्देश्य हैं जो हमें इस विधेयक को लाने के तहत दिखाई दे रहे हैं और समझ में आ रहे हैं। अब दरअसल इनके तहत प्रावधान क्या किए जा रहे हैं और देश की बीमा प्रणाली किस तरह से बदल रही है, अब वो भी आपको समझना होगा। तो देखिए, देश की बीमा प्रणाली में सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो परिवर्तन होने वाला है अब वो है 100% FDI। दरअसल पहले हमारे देश के अंदर जो नियम था वो ये कहता है कि बीमा क्षेत्र का FDI 74% था, लेकिन सरकार अब ये कह रही है कि बीमा क्षेत्र में FDI को हम 100% तक बढ़ा रहे हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब जो प्राइवेट मामला रहेगा वो पूरी तरह से आगे देखने को मिलेगा हमें। यानी कि निवेश के आधार पर ही चलने वाला है बीमा के क्षेत्र मुख्य रूप से, और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को यहाँ पर एक खास महत्व मिलने वाला है। अब ये काम तो होगा, लेकिन इस काम के लिए सरकार ने एक शर्त रखी है, और सरकार ने शर्त ये रखी है कि हम बीमा क्षेत्र में 100% के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अपनाएंगे, लेकिन दरअसल जो आपका अधिकांश प्रबंधन और संचालन होगा वो भारत में ही होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश में बैठ करके सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे हो और दूसरे देश में बैठ करके आप ये चाहते हो कि भारत का जो बीमा सेक्टर है उसमें आपका हिस्सेदारी हो जाए। तो हम ये नहीं चाहते। अगर आप भारत में निवेश के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं और इंश्योरेंस के सेक्टर को संभालना चाहते हैं, तो आपको अपना अधिकांश प्रबंधन और संचालन भारत से ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि भारत के बाहर बैठ के आप चीजों को संभालेंगे। अब इसी वजह से इस पूरे के पूरे मामले का महत्व भी है
जैसे कि वैश्विक पूंजी और तकनीक का प्रवेश हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जब एफडीआई आएगा, पैसा आएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश होगा, तो उसकी वजह से वैश्विक पूंजी और तकनीक का प्रवेश देखने को मिलेगा। वहीं बीमा उत्पादों की विविधता भी हमें देखने को मिलेगी कि हमारे पास बहुत सारी अलग अलग कंपनीज होंगी जिनके अपने अलग अलग खास अच्छे खासे ऑफर्स होंगे और वो सारी चीजों को आगे मेंटेन करेगी। इसके अलावा ग्रामीण और एमएसएमई कवरेज में भी सुधार अब हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जब सरकार कह रही है कि सभी को इंश्योरेंस में कवर करना है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र में बैठे हुए लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए भी व्यवस्था अच्छी होगी। और इसके अलावा एमएसएमई कवरेज में भी हमें सुधार देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी चीजें पॉजिटिव निकल के आएंगी। तो ये सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सरकार इस बार कर रही है। अब तक हम लोग 74% के एफडीआई पे थे, जो अब 100% पे आ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो है वो है विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में पुनर्बीमा क्षेत्र में सुधार। तो सरकार ने पुनर्बीमा क्षेत्र में भी सुधार किया है, और दरअसल जो पुनर्बीमा क्षेत्र है इसमें शामिल है इक्विटी पूंजी, मुद्रा भंडार, शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि और अधिशेष का प्रतिनिधित्व करने वाली पूंजी भंडार। तो ये सब कुछ शामिल है पुनर्बीमा क्षेत्र में, और सरकार इन सभी के तहत सुधार कर रही है। तो सरकार ने सुधार के लिए कहा है कि आपका जो नेट ऑन फंड होना चाहिए, यानी कि कितना पैसा आपके पास हो, तो पहले इसके लिए निर्धारित सीमा थी 5,000 करोड़, यानी कि पहले आपके पास 5,000 करोड़ होना जरूरी था। लेकिन अब दरअसल सरकार कह रही है कि पुनर्बीमा क्षेत्र में हम सुधार कर रहे हैं और 5,000 करोड़ की राशि को घटा दे रहे हैं, 1,000 करोड़ कर रहे हैं, जिससे कि अब आपका इस क्षेत्र में प्रवेश बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत सरलता से प्रवेश करते हुए चीजों को संभाल पाएंगे। तो अब इस दौरान विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं का प्रवेश आसान हो जाएगा, बहुत अच्छे से आ पाएंगे। वहीं साथ साथ अब देश के अंदर आपदा, जलवायु और साइबर जोखिमों को बेहतर तरीके से प्रबंधित भी किया जा सकेगा, क्योंकि सभी को इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगी। इसके अलावा भारत को री इंश्योरेंस हब बनाने की दिशा में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्टर अब हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज है, पुनर्बीमा क्षेत्र में भी सरकार बड़े सुधार कर रही है। इसके साथ साथ IRDAI की शक्तियों में वृद्धि, जो हमारे देश में एक महत्वपूर्ण बीमा नियामक कहा जाता है, अब दरअसल वो भी यहाँ पर अधिक शक्तियों को संभालेगा। तो इसको अधिक नियामिका स्वायत्ता दे रहे हैं, क्योंकि दरअसल जब प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होगा, नई नई कंपनियां आएंगी, तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी प्रॉपर पावर्स होनी चाहिए। तो वो सारी पावर्स इसको दी जा रही हैं, और अगर कोई भी कंपनी आने वाले समय में कोई उल्लंघन करती है, उपभोक्ताओं के साथ में किसी तरह का खिलवाड़ करती है या धोखाधड़ी करने की कोशिश करती है, तो उसके ऊपर यहाँ भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही उसका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है। ये शर्तों में शामिल किया गया। हालांकि आने वाले समय में अब जो एजेंट रहेंगे या ब्रोकर रहेंगे या जो इंटरमीडिएटरीज रहेंगी, उन सभी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन से ही गुजरना होगा। बस एक बार रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद हमेशा के लिए फ्री हो जाइए। इतना ही नहीं, LIC में भी सुधार कर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि LIC की जो चीजें थी वो थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ाती थी। तो सरकार ने कहा कि LIC से जुड़े हुए कुछ खास सुधार अब इस बार हम कर रहे हैं इस विधेयक के माध्यम से। तो पहला सुधार जो है वो है सरकारी अनुमति के बिना अपने काम को आगे बढ़ाना। दरअसल LIC को अभी फिलहाल कहीं पर भी कोई भी अपना जोनल या फिर जो भी ब्रांच विस्तार करना होता है, तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी होती है। तो सरकार कह रही है कि देखो, हमसे परमिशन मत लो, अपने जोनल विस्तार करो, अपना ब्रांच खोलो और आराम से अपना विदेशी संचालन को बदलाव भी कर सकते हो। ये सारी छूट दे रही है सरकार। तो हर चीज के लिए परमिशन नहीं लेनी, चीजें पॉजिटिव लगती हैं तो आप खुद आगे कदम बढ़ा सकते हो। और इस पूरे काम को करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि LIC जो है उसको एक व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी इकाई बनाई जा सके, ना कि सरकार के बंधनों से बनी हुई इकाई। तो सरकार के प्रबंधन में या सरकार के बंधनों में ना रहे, खुले तौर पर अपने निर्णय ले और निर्णय लेकर के आगे चीजों को संभाले। इस तरह की चीजें हमें अब LIC में एक बड़े सुधार के रूप में देखने को मिल रही है। तो LIC को कुछ चीजें अपने मामले में आगे बढ़ाने की अनुमति है। इसके अलावा और खास चीज है डिजिटलीकरण और उपभोक्ता संरक्षण। तो आजकल हम लोग लगातार हर क्षेत्र में डिजिटलाइज ही हो रहे हैं, तो वही चीज यहाँ भी देखने को मिल रही है। अब सरकार कह रही है कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग को हम बढ़ावा देंगे, खुद से आओ, खुद से चीजों को समझो, जानो और आगे बढ़ो, आपको विकल्प रहेंगे। इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट की में समयबद्धता। तो कई बार क्या होता है कि जब किसी को क्लेम चाहिए होता है इंश्योरेंस का, तो बहुत बार डिले होता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, इंसान परेशान होते हैं। सरकार कह रही है कि नहीं, अब हम समय में बांधेंगे और कितने समय में किसके क्लेम को सेटल किया जाना है उसके लिए सीमाएं रहेंगी, और इसके साथ ही ग्राहक शिकायत निवारण के लिए तंत्र जो रहेगा वो बहुत ही मजबूत रहेगा। यानी कि जो कस्टमर्स हमारे कंप्लेंट करते हैं, वो कस्टमर्स अब आगे कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से उनके LIC में या पॉलिसी, बाकी पॉलिसीज के अंदर या जो भी इंश्योरेंस है उनका, वहां पर उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। इसके लिए अच्छा शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाएगा, ये सरकार ने व्यवस्था की। हालांकि ये जो 5 इंपॉर्टेंट बातें आपको मैंने बताई हैं, ये फिलहाल बड़े सुधार हैं और बड़े परिवर्तन हैं प्रावधानों में, लेकिन फिर भी अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ कमियां रह गई हैं। एक तरफ जहां कह रहे हैं कि बिल बहुत अच्छा आया है, फायदा होने वाला है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, जो बिजनेस है वो अच्छा हो पाएगा, ग्रोथ होगी, GDP में एनहांसमेंट होगा, GDP लाभ भी देखने को मिलेंगे, इकोनॉमी को अल्टीमेटली बहुत फायदा हो रहा है, कंज्यूमर्स को बहुत फायदा हो रहा है, हर एक व्यक्ति को बीमा के लिए एक बड़ी कवरेज और अच्छी स्थिति मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष ये भी है जो कह रहा है कि कुछ कमियां रह गई हैं इसके अंदर, उन कमियों को भी शामिल अगर सरकार कर लेती तो ये बिल और अच्छा हो जाता।
तो क्या बातें की जा रही हैं कमियों में? तो पहली बात जो है वो है समग्र लाइसेंस। दरअसल जो हमारी बड़ी-बड़ी बीमा कंपनियां हैं वो सरकार से ये कह रही हैं कि जीवन बीमा और सामान्य बीमाओं के लिए हमें एक साथ स्थिति दे दीजिए और हम एक कॉम्पैक्ट इंश्योरेंस बेच पाए लोगों को, हम ये चाहते हैं। पर सरकार ने कॉम्पैक्ट इंश्योरेंस का सिस्टम यहाँ शामिल ही नहीं किया। सरकार कह रही है जीवन बीमा अलग से बेचो और सामान्य बीमा अलग से बेचो। तो इस वजह से सभी को लग रहा है कि हम लंबे समय से मांग कर रहे थे, फिर भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। इसके अलावा न्यूनतम पूंजी आवश्यकता में राहत नहीं। तो दरअसल सरकार ने कुछ चीजों को बदला, लेकिन कुछ जो न्यूनतम पूंजी आवश्यकता वो वही है। जैसे कि जीवन बीमा के लिए 100 करोड़ होना जरूरी है, वहीं का वहीं रखा है। और इसके अलावा सामान्य बीमा के लिए 200 करोड़ होना जरूरी है, इसको भी वहीं के वहीं बना के रखा है। सरकार ने इसको कम नहीं किया। तो यहाँ पर भी चिंता है, सबको लग रहा था कम होगा जिससे और फायदा हो पाएगा, लेकिन अभी भी देश के अंदर जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं और जो क्षेत्रीय बीमा करता है उनके लिए बाधा है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि उनके पास होनी चाहिए। वहीं वितरण सुधारों का अभाव भी है। दरअसल मल्टी प्रोडक्ट सेलिंग को अनुमति नहीं दी गई है, एजेंट्स को अधिक लचीलापन नहीं मिल रहा है और साथ साथ ही निवेश नियमों में सुधार तो हुआ है, लेकिन अंतिम विधेयक में उसको शामिल नहीं किया सरकार ने। तो ये भी कमियां हैं। तो कुछ बड़ी कमियां लोग महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बदलाव और अच्छे हो सकते हैं, या सरकार अभी भी सोच ले तो अच्छा है। बट ये अभी तक की कमियां दिखाई दे रही हैं। बट इसके बावजूद अभी भी विधेयक बहुत ही पॉजिटिव है और चीजों को बदल रहा है। तो यही सारी खास चीजें हैं विधेयक के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। हालांकि सरकार के लिए बड़ा ही महत्व है इसका, क्योंकि अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन अब सरकार को देखने को मिलेगा। जोखिम जो है वो हस्तांतरित हो जाएंगे, सरकारी क्षेत्र पर नहीं रहेंगे। उसके अलावा इसको प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर डाला जाएगा, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए जोखिम रहने वाले हैं, और एक अच्छा और स्विफ्ट बैलेंस कंडीशन अब देखने को मिलने वाली है। वहीं बचत और पूंजी निर्माण की अर्थव्यवस्था बनेगी अब भारत, और ये अच्छी चीजें रहेंगी इंश्योरेंस में। साथ ही स्वास्थ्य और आपदा सुरक्षा की स्थिति भी अब हमारे देश में हो जाएगी, क्योंकि कई सारे और क्षेत्र जो अभी तक बीमा में नहीं रहते थे उनको भी शामिल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो सरकार के लिए महत्व है। हालांकि चिंताएं और चुनौतियां अभी भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि विदेशी प्रभुत्व की आशंका है यहाँ। दरअसल एफडीआई 100% कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी विदेशी कंपनियां ही भारत में इंश्योरेंस सेक्टर पे कब्जा कर ले। तो इससे भी बचना पड़ेगा और इसके लिए भी रेगुलेशंस रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो छोटे घरेलू खिलाड़ी है, कहीं वो दब ना जाए। अभी दरअसल क्या है कि बाहर से आना, निवेश करना बाहर की व्यवस्थाओं के लिए अच्छा है, बड़ी कंपनियों के लिए अच्छा है, लेकिन जो भारत में नए नए स्टार्टअप्स हैं, नई नई कंपनियां उभर रही हैं, या जो हमारी घरेलू कंपनी है, कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें हो सकती हैं। तो फिलहाल ये भी स्थिति कि उनको दिक्कतें ना हो, ये भी ध्यान सोचना पड़ेगा। इसके अलावा नियामकीय क्षमता पर अतिरिक्त भार। तो अब जैसे कि IRDAI है, तो उसके लिए कहा गया है कि भाई देखो, आपको और जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्षेत्र बढ़ा दिया गया, बट क्षमता पर थोड़ा अतिरिक्त भार हो गया है। वहीं उपभोक्ता हित बनाम कॉर्पोरेट हित को संतुलन करना, कि भाई कंपनी के हित पहले रहेंगे या उपभोक्ता के हित, तो इन दोनों के बीच बैलेंस होना जरूरी है, अन्यथा फिर आने वाले समय में परेशानियां हो सकती है। तो कुछ चुनौतियां, चिंता है, बट फिर भी चीजें पॉजिटिव ही हैं। हम लोग यही मान के चल रहे हैं अभी तक के हिसाब से, तो सबका अप्रिशिएशन भी इसी रूप में आ रहा है। बातें क्लियर हैं? तो ये वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से भारत का बीमा क्षेत्र बदल रहा है। तो बदलती हुई स्थितियां हम लोगों को दिख रही हैं, पर सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि फिर भी अपनी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ जो आपको यूपीएससी करंट अफेयर्स पढ़ना समझना होता है आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, तो यूपीएससी परीक्षा की अच्छी तैयारी का सोर्स माना जाता है द हिंदू न्यूज़पेपर। और द हिंदू न्यूज़पेपर की तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं रोज सुबह 9 बजे हमारे साथ, जहां पर हम लोग रोज सुबह हिंदी में पढ़ते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस, और हिंदी में पढ़ते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर, और न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन दोनों ही काम हम करते हैं। बाकी स्टडी आईक्यू में चल रही है फिलहाल सेल, जो है फाइनल माइल सेल, और इस सेल में आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ KL लाइव कोड के थ्रू, और KL लाइव कोड से आप एंटर करते हैं तो आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छा डिस्काउंट। और एक नया बैच शुरू हो रहा है 13 दिसंबर से, जहां पर आप ज्वाइन करके तैयारी को अच्छा बना सकते हैं, और 2026 की तैयारी में जो कमियां लग रही हैं उनको आप यहाँ पर सॉल्व करके अच्छे से आगे प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए KL लाइव कोड से। 2027 की प्रतिज्ञा बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं KL लाइव कोड से, ये आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट दिलाएगा और 2027 की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स सभी प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम पे। PDFs वगैरह यहीं पे ही शेयर की जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज दीजिए मुझे विदा। वीडियो कीजिए शेयर सभी के साथ, और जुड़े रहें स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।